हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस खूबसूरत चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी पिच। आज हम सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, हम देखिए हमारा जो चैनल है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए पूरी मेहनत से लगा हुआ है। हमारी टीम लगातार पीपीटीज बना रही है और लगातार आपके लिए काम कर रही है। आप जो डिमांड करेंगे उससे ज़्यादा बेस्ट करने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि ये चैप्टर है, इस चैप्टर में ही इसका जवाब छुपा है। ठीक है, यही क्वेश्चन उठाकर सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लेने वाला है कि द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी क्यों है, मतलब कि कल्चरल डाइवर्सिटी हमारे लिए चैलेंजेस क्यों है। इसको अब हिंदी में क्या बोलते हैं, सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों को कवर करते हुए पढ़ा रहे हैं और आपसे आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको ज्यादा अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें क्योंकि उनका भी कुछ भला हो जाए। तो दोस्तों, हम जैसा कि जानते हैं कि हमारा देश बहुत विविधताओं वाला देश है। हमारे यहाँ अनेक अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, जातियों के, लिंग के, भाषाओं के लोग रहते हैं। ठीक है, उनकी अपनी अलग अलग पहचान है, अलग अलग उनकी संस्कृतियां हैं। ठीक है, और उसी पहचान से क्या होता है, डाइवर्सिटी का जन्म होता है। ठीक है, डाइवर्सिटी मतलब यही चीज डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, डाइवर्सिटी और डिफरेंशिएशन में यही अंतर होता है। डिफरेंशिएशन हमें अलग करता है और डाइवर्सिटी हमारी एक अलग पहचान बनाता है। समझ रहे हैं आप? तो और ये ही डाइवर्सिटी, इस जब अलग अलग डाइवर्सिटी के सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं तो इस मिलकर जब रहते हैं तो ये नेशन स्टेट बनाते हैं। ठीक है, अभी नेशन स्टेट क्या होता है, नेशन क्या होता है, ये सब धीरे धीरे आपको क्लियर होता जाएगा। तो आप सोशियोलॉजी के बिल्कुल ब्रीफ में घुसते चले जाएंगे और बहुत ज्यादा ये चैप्टर है नहीं। जैसे कि मैं आपको यहाँ शुरू में दिखा देता हूँ कि जो मैंने कहा कि कल्चरल डाइवर्सिटी हमारे लिए चैलेंजेस क्यों है। पहला क्वेश्चन रहेगा कम्युनल आइडेंटिटी, सभी की अपनी अपनी होती है, वो पूछेगा। इसके बाद नेशन क्या होते हैं, नेशन स्टेट, स्टेट क्या होता है, नेशन स्टेट क्या होता है। ठीक है, नेशन मल्टीपल स्टेट। ठीक है, और एसिमिलेशन और इंटीग्रेशन आएगा। नेशन स्टेट इंडिया के संदर्भ में आपको बताना है। और रिलेशनशिप्स, सिंपल सी चीजें, रिलीजनिज्म, क्षेत्रवाद है, मेजोरिटी माइनॉरिटी है, नेशनलिज्म है, इंक्लूसिव नेशनलिज्म, एक्सक्लूसिव नेशनलिज्म, दोनों चीजें आएंगी। ठीक है, और ये ज्यादा इतना पूछा नहीं जाएगा आपसे नेशनलिज्म के बारे में। माइनॉरिटी के फीचर्स, माइनॉरिटी के पॉलिसीज, आर्टिकल 30, कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म। देखिए, आपसे इतना ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, आपको मैं जितना बताऊंगा सिर्फ आपको उतना पढ़ के रखना है। जैसे कि मैंने बताया कि मेजोरिटी और माइनॉरिटी की कॉन्सेप्ट आपके में इतना ज्यादा डीप में नहीं आएंगे। आप में ज्यादा पूछ लेगा नेशन स्टेट क्या होता है, नेशन क्या होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिलीजनलिज्म क्या होता है। ठीक है, रीजनिज्म क्या होता है, क्षेत्रवाद क्या होता है। ठीक है, यही 3-4 चीजें। और मेन इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर की सबसे ज्यादा चीज ये है, इस चैप्टर का नाम, इसको समझना जरूरी है। और एसिमिलेशन और इंटीग्रेशन मतलब कि एकीकरण और आत्मसातीकरण, दो चीजें आपको बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। इस चैप्टर को आप कवर कर सकते हैं आसानी से। तो हमारे लिए आइडेंटिटी जो मैंने बताया कि सबकी अलग अलग जो विविधताएं होती हैं, ठीक है, अलग अलग धर्मों के, जातियों के जो लोग होते हैं, ये कल्चरल डाइवर्सिटी बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी अलग एक पहचान होती है और यही पहचान हमारे लिए चैलेंजेस तब बन जाती है जब ये इसके लिए हिंसा करने लगते हैं। ठीक है, मैंने बताया था आपको इस चैनल पे कई बार बता चुका हूं कि डोमिनेंसी और मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि अपना पॉलिटिकल रूप से अपने आप को, सोशली रूप से, इकोनॉमिकल रूप से और इन 3-4 चीजों के रूप से आपको मजबूत करना। जब कोई अपना समुदाय अपने को मजबूत करता है तो इससे क्या होता है, दूसरा वाला कमजोर होता है और इसीलिए हमारी डाइवर्सिटी खत्म होने का खतरा होता है। ठीक है, डाइवर्सिटी खत्म कैसे होती है, अपने वाले को मजबूत कर लेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको उसके धर्म में आना पड़ेगा। ठीक है, या उसकी जात में आना पड़ेगा। इससे उसकी जो पर्सनल आइडेंटिटी होगी वो छिप जाएगी और यही हमारा चैलेंज है और यही हमारा चैप्टर है। सिंपल सी चीजें हैं, बस इतनी ही चीज आपको समझ में रखनी है। कम्युनिटी आइडेंटिटी क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर टुगेदर ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर, सोर्सेज एंड फैसिलिटीज। ठीक है, एस्क्राइब्ड। देखो, कम्युनल आइडेंटिटी जो है, इसमें आपको कोई भी योग्यता पाने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का आपको एग्जाम नहीं देने की जरूरत है। ठीक है, आप बस जिस स्कूल में पैदा हो जाएंगे आपको उसी तरीके के ट्रेट, ऐसा आपके अंदर क्या पता हुनर भी ना हो लेकिन आपको कहा जाएगा, आपका स्टेटस उस तरह का हो जाए। ठीक है, जैसे मेरे बहुत से दोस्त हैं, मुझे बनिया बोलने लगते हैं कि बनिया बुद्धि मत लगा, बनिया बुद्धि मत लगा। ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं गुप्ता हूं तो वो मैं बनिया बुद्धि लगाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मैंने कोई व्यापार में, बिजनेस में कोई बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करी है, लेकिन वो मुझे इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये मेरा एस्क्राइब्ड स्टेटस है। ठीक है, क्योंकि वो मेरे को पिछली पीढ़ी के आधार से जज कर रहे हैं। तो जब ये स्टीरियोटाइप माइंडसेट, जैसे मैंने आपको बताया था अपनी पहली वीडियो में, आप चाहिए तो उसको बहुत अच्छे से समझाया है, आप जरूर जाकर उसको देखें जिससे कि आपका ये क्लियर हो जाए। ठीक है, तो
इससे क्या होता है कि एस्क्राइब्ड स्टेटस से हमारी पहचान होती है, ठीक है, और ये इंडिविजुअल द्वारा होता है, पहचान की जाती है। और कम्युनल आइडेंटिटी जो होती है हमेशा यूनिवर्सल होती है, ठीक है, और ये आइडेंटिटी जैसे कि हम कहते हैं हर जगह की अपनी अलग अलग होती है, ठीक है, और उसको बनाए रखने के लिए ही लड़ाई होती रहती है, संघर्ष होते रहता है। और बस इसकी एक सिंपल चीज ये है कि ये एस्क्राइब्ड स्टेटस होता है, हिंदी में इसको प्रदत्त प्रस्तुति बोलते हैं, ठीक है। नेशन क्या होता है? जब एक बहुत बड़ी ज्योग्राफिकल लैंड एरिया में अलग अलग समुदायों के लोग एक साथ रहते हैं तो वो नेशन का निर्माण करते हैं। वो पॉलिटिकल यूनिटी के साथ रहते हैं और सोशल यूनिटी के साथ रहते हैं, और पॉलिटिकल कलेक्टिविटी, सोशल यूनिटी जैसे ये सारे जो शब्द है ना, इन शब्दों को यूज करके जब तुम बताओगे कि वो लोग जब एक ज्योग्राफिकल लैंड एरिया में रहते हैं तो वो सम नेशन का निर्माण करते हैं, दैट्स इन नेशन। अब आपसे ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे कि नेशन को डिफाइन करना इतना कठिन क्यों है, ठीक है। नेशन को डिफाइन करना इसलिए कठिन है क्योंकि ये बहुत ही गतिशील है, ठीक है। आज हमारे यहाँ जो पहचान है वो हमारी आज के बाद पहचान बदल जाए। पहले लोग जातीयवाद, अपनी जातीय पहचान को बताना जरूरी समझते थे, ठीक है। अब लोग अपनी धार्मिक पहचान को बताना जरूरी समझते हैं, ठीक है। अब आप अगर मान लीजिए इंडिया के बाहर जाएंगे, ठीक है, तो आप अपनी कौन सी पहचान बताएंगे? आप अपने बताएंगे कि आई एम फ्रॉम इंडिया, नहीं, ये नहीं बताएंगे कि मैं हिंदू हूँ, ठीक है, या मैं ये नहीं बताएंगे कि मैं मुसलमान हूँ। आप ये बताएंगे कि मैं हिंदू हूँ, मैं इंडियन हूँ और मैं यहाँ से आया हूँ, ठीक है। तो यही है नेशन का निर्माण करते हैं। तो हम जो अपनी पहचान बता रहे हैं ना, ये समय के साथ बदलती रहती है और इसीलिए इसको एक्सप्लेन करना कठिन होता है, बस। और यही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। स्टेट क्या होता है? जैसे नेशन होता है वैसे ही छोटा सा स्टेट होता है। इसमें क्या होता है कि द टर्म्स स्टेट रिफर्स टू द एब्स्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ ए सेट ऑफ पॉलिटिकल लीगल इंस्टीट्यूशन क्लेमिंग कंट्रोल ओवर अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल टेरिटरी एंड द पीपल लिविंग इन इट, ठीक है। सिंपल सी चीज है। पॉलिटिकली, जैसे मैंने उसमें बताया कि पॉलिटिकल यूनिटी, सोशल यूनिटी जब सब साथ में रहते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी है। जब लोग पॉलिटिकली लीगली जब रहते हैं तो वो एक स्टेट का निर्माण करते हैं, ठीक है। और जब वो पॉलिटिकल यूनिटी कैसे बनेगी? पॉलिटिकल यूनिटी ऐसे बनेगी कि जब सभी धर्मों का बराबर से पॉलिटिक्स में योगदान रहेगा, सभी जातियों का बराबर से रिप्रेजेंटेशन रहेगा, तभी उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनेगी और वही आइडेंटिटी उनमें यूनिटी को जन्म देगी और वही यूनिटी उनको इंटीग्रेट होकर आगे बढ़ने में मदद करेगी, ठीक है। जो भी आपको डाउट हो प्लीज जरूर पूछो। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इस चैप्टर को अच्छे से समझाने की, क्योंकि इससे क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं, ठीक है। नेशन, ये नेशन नहीं है शायद, नेशन जो शायद मैंने आपको बता दिया था, नेशन इज अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, जैसे मैंने आपको बताया, सिंपल सी चीज है। हाँ, कम्युनल, कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन लाइक अ शेयर्ड रिलीजियन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। सबकी अलग अलग आइडेंटिटी वाले लोग एक साथ एक जगह पे ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं, बस। मिलजुल कर रहेंगे तो वो क्या करें? अगर यही लोग मिलजुल कर रहेंगे तो नेशन स्टेट का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगर मिलजुल कर नहीं रहते हैं तो ये लोग रीजनलिज्म का जन्म देते हैं, क्षेत्रवाद का जन्म देते हैं। अभी मैं बताऊंगा, जैसे कि ये सब आप छोड़ दो, अब ये जो लिखा है ये सब छोड़ दो। ये लोग, हाँ, नेशन स्टेट का जन्म कैसे होता है? जब सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी भाषाओं के लोग एक साथ रहना पसंद करते हैं और एक साथ अपनी पॉलिटिकल नेतृत्व करते हैं, बराबर नेतृत्व होता है और बराबर सबकी हिस्सेदारी होती है उनकी संख्या के अनुपात में, ठीक है। तो वो नेशन स्टेट का निर्माण करते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि अगर हमारा रिप्रेजेंटेशन, कोई एक ग्रुप है वो देख रहा है कि मेरा रिप्रेजेंटेशन कम होता जा रहा है, उसकी डोमिनेंसी बढ़ती जा रही है, तो अब वो करता क्या है? वो कहेगा कि मुझे भैया एक अलग स्टेट दे दो, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, हम अलग रहेंगे और हम अलग से अपना राज करेंगे, क्योंकि हमारा रिप्रेजेंट कम है, मेरी बातें कम सुनी जा रही है और हमारे लोगों की जब कम सुनी जाएगी तो हम अपनी बात को नहीं रख पाएंगे। और रीजनलिज्म के आधार पर देश में 3 बार बंटवारा हुआ है, जैसे कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और खुद भारत है। ये रीजनलिज्म के आधार पर हुआ है। और आजादी के बाद 1956 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ है। क्योंकि देखो, जैसे कि हम बताते हैं, क्या था शुरू में, हमारा जो देश था जब ब्रिटिशर्स का गुलाम था तब यहाँ पे प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, ठीक है। तो साउथ में मद्रास प्रेसिडेंसी में काफी सारे स्टेट आते थे, जैसे आपके आज का महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, ठीक है। ये सभी लोग जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में आते थे। तो क्या होता था
कि उनका जो पॉलिटिकल काम है, पॉलिटिकल मैंने कहा कि पॉलिटिकल यूनिटी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अब क्या है कि वो एक है मलयाली भाषा बोल रहा है, एक है तमिल भाषा बोल रहा है, और जब उन दोनों की भाषाएं अगर दोनों लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या हो रहा है, उनमें अंडरस्टैंडिंग की कमी आ रही है, और जब अंडरस्टैंडिंग की कमी आएगी तो उनमें इंटीग्रेशन की कमी आएगी। अब वो साथ मिलकर रहना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी अलग पहचान है। वो कहेंगे कि भैया आप अपना अगर इंग्लिश में काम करना है तो आप जाइए अपना इंग्लिश में ही काम करिए, हमें आपकी भाषा से कम्युनिकेट करने में दिक्कत हो रही है, जिससे कि हम अपना रिप्रेजेंटेशन भी नहीं कर पा रहे हैं और हमें कोई बेनिफिट भी नहीं हो रहा है। इसीलिए देश में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई, ठीक है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, और इंग्लिश को हर जगह कंपलसरी करने की भी बात करी गई, ठीक है। फिलहाल इंग्लिश को जो कंपलसरी करने की बात जो करी गई थी 15 साल के लिए ही करी गई थी, ठीक है, क्योंकि हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है, राजकीय भाषा जिन्हें बोलते हैं, जैसे कि हिंदी है, हिंदी राजकीय भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, ना ही हमारी मातृभाषा है, ठीक है। तो ये इसीलिए किया गया था। नेशन स्टेट और मल्टीपल स्टेट इन द टुडेज वर्ल्ड। हाँ, जैसे यूएसएसआर है, मल्टीपल स्टेट कैसे बन देते हैं। यहां पर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा, डुअल सिटीजनशिप क्या होता है, दोहरी नागरिकता क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति है जो कि एक दूसरे देश की नागरिकता ले रखा है, जैसे कि कोई बांग्लादेश का नागरिक है, वो बांग्लादेश की नागरिकता ले रखा है, ठीक है, अब भारत में आ रहा है, भारत में रह रहा है, ठीक है, अब भारत का आधार कार्ड बना लिया, मतलब कि भारत की नागरिकता उसको मिल गई, तो अब उसके पास क्या है, दोहरी नागरिकता है, ठीक है। अब वो दोनों जगह मूव कर सकता है, लेकिन ये लीगल नहीं है, ठीक है, ये लीगल नहीं है, हर देश अपने लिए लीगल नहीं रखता है फिलहाल। एसिमिलेशन क्या होता है। एसिमिलेशन दोस्तों ये होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं कि एकीकरण करना, ठीक है, एसिमिलेशन और इंटीग्रेशन। एसिमिलेशन शायद हिंदी में इसको आत्मसातीकरण बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, द होल कंट्री फॉलोज द मेजोरिटी एज दे आर मोर। हाँ, इसमें क्या होता है, जब एक मेजोरिटी होती है, जब देख रहे होते हैं मेजोरिटी और माइनॉरिटी, दो कॉन्सेप्ट आप याद रखिए कि माइनॉरिटी क्या होती है, अगर उसका रिप्रेजेंटेशन कम होता है तो क्या करती है मेजोरिटी, जब डोमिनेंट पोजीशन में पहुंच रही होती है तो वो चाहती है कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो हमसे नीचे हैं, वो हमारे पास आकर मिल जाए, ठीक है, जिससे कि हम और मजबूत हो जाएं और इनकी जो अलग से पहचान है वो छुप जाए, ठीक है। और जब इनकी पहचान अलग से छुप जाएगी और ये खुद में इनको आत्मसात कर लेंगे, मिला लेंगे, तो ये और मजबूत हो जाएंगे और एक धर्म बचेगा, एक जाति बचेगी, और एक साथ वो इनको रूल करने में पॉलिटिकल, इसको बोलेंगे कि राजनीतिक एकाधिकार कर लेंगे, ठीक है। राजनीति पे पूरा सत्ता पे अपना अधिकार करने के लिए ये किया जाता है, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन में क्या है, अलग रहने की बात करी जाती है कि कहा जाता है कि आप अपनी अलग पहचान बना लीजिए। जैसे कि पाकिस्तान है, हमसे अलग रहा, धर्म के आधार पर बटा, उसने अपनी अलग पहचान बना ली और वो अपने आधार पर रूल कर रहा है, ठीक है। फिलहाल वहाँ की कंडीशन कैसी है वो तो सभी को पता है, ठीक है। तो ये जो धर्म, ये इंटीग्रेशन हो गया। अब हमारी बुक में क्या है ना, हमें हिंदू ओरिएंटेड ज्यादा पढ़ाया जाता है, हिंदुओं की दिखाया जाता है कि हिंदुओं ने सबसे ज्यादा अत्याचार किए, ठीक है। तो इसीलिए हमें जो ये इंटीग्रेशन और आइसोलेशन की जो कॉन्सेप्ट है, एसिमिलेशन और इंटीग्रेशन की, इसको हमें आदिवासियों के आधार पर पढ़ना होगा। हमने आपको शुरू में ही बताया था, बहुत पहले बता चुके हैं कि जो आदिवासी थे हमेशा से अपने आप को अलग रहना पसंद करते थे, और जब वो अलग रहना पसंद करते थे इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा बाहरी दुनिया से कोई ताल्लुक ना हो और बाहरी दुनिया के लोग आकर हम पे अधिकार ना करें। क्योंकि आज के समय में आप देखते होंगे, जितने भी आपने आदिवासी मूवमेंट के बारे में पढ़ा होगा, उन्होंने उनको उनकी ही जमीन पे गुलाम बना दिया है, ठीक है। अब इनके पास इनकी जमीन का कोई लिखित प्रमाण नहीं होता है, इसीलिए ये चाहते हैं कि हम अलग रहें, ठीक है। तो इसीलिए एसिमिलेशन में क्या होता है, लोग कहते हैं कि ये एक पिछड़े हिंदू है, बहुत से सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं ये एक पिछड़े हिंदू है, इनका जो समाधान है इनको एक अलग अपने साथ मिलाकर या हिंदुओं की परिधि में ही इनका समाधान निकाला जाना चाहिए, ठीक है, जिससे कि इनका समाधान निकाला जा सके और इनको मुख्य समाज में लाया जा सके, ठीक है। हमेशा वो जंगलों में रह के ही अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होगी। इंटीग्रेशन में क्या था कि इनको एक अलग रहने दिया जाए, क्योंकि इनकी एक अलग पहचान है और इनकी जो पहचान है, अगर ये हमारे साथ आएंगे इनकी पहचान छुप जाएगी, इनकी संस्कृति है, इनके कुछ नियम है, ठीक है, और वो छुप जाएंगे, जिससे कि इनकी कल्चरल आइडेंटिटी खतरे में आ जाएगी, और इसीलिए इनको इंटीग्रेट करने की बात कही गई थी। नेशन स्टेट क्या है इंडिया में, हाँ, हमारा देश में 1632 बोलियां बोली जाती हैं, 22 भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। हमारे यहाँ मेजोरिटी में हिंदू हैं, माइनॉरिटी में सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी में हमारे यहाँ मुस्लिम्स हैं, और बाद में सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, और मतलब अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। तो हमारा देश जो है एक डाइवर्स कंट्री है, ठीक है। तो कहा आपसे पूछा जा सकता है कि इज इंडिया
नेशन स्टेट, ठीक है, हमसे पूछेंगे कि क्या भारत एक राष्ट्र राज्य है, तो आप जरूर बताना कि जी हाँ भारत एक राष्ट्र राज्य है। कैसे, तो आप बताएंगे कि भारत में इतने इतने तरह के लोग रहते हैं, यहाँ पर इस धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ पे इन जातियों के लोग रहते हैं और सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। कई बार हाँ आप ये वैसे तो आउट ऑफ टॉपिक है, कई बार ऐसा हुआ है कि हमें क्षेत्रवाद के आधार पर हमको भड़काया गया है और भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर हमारा गठन हुआ है, लेकिन फिर भी हम एक डाइवर्सिटी फुल कंट्री है और एक नेशन स्टेट का निर्माण करते हैं। तो इंडिया केस नेशन स्टेट एंड रिलेशनशिप विद कम्युनिटी आइडेंटिटी, हाँ सबकी एक कम्युनल आइडेंटिटी है जिसको बनाए रखने के लिए हमारा संविधान जो है सभी को बराबर प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। हमारे यहाँ आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 21 है, जिसमें हमें बोलने की आज़ादी है, कुछ एक्सप्रेस करने की, अपना रिप्रेजेंटेशन करने की, हमारे को धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी है, ठीक है। इन सब तरह की आज़ादियाँ जो हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि लीगली भी हमें बहुत ज़्यादा हमारे देश में डाइवर्सिटी को बचाने के लिए काम किया गया है, पॉलिटिकली भी काम किया गया है, ठीक है। देखो दो तरह के राइट होते हैं, एक होता है फंडामेंटल राइट, ठीक है, और एक होता है लीगल राइट। फंडामेंटल राइट ये सभी का होता है, ठीक है, और लीगल राइट भी सभी का होता है, लेकिन लीगल राइट हमेशा नहीं होता है। लीगल राइट आपका, जैसे कि आप कैसे मैं बोलूं, आप जैसे आप ट्रैफिक में हो, ठीक है, पुलिस वाला आया, आप को रोका, तुरंत रोका, आप पूरे अपने ड्रेस में थे, आपने हेलमेट लगाया था, लेकिन आया उसने आपकी जो बाइक की चाबी निकाली। अब उसने जो बाइक की चाबी निकाली, यह आपका लीगल राइट है कि आप उससे कह सकते हैं, ये मोटर व्हीकल एक्ट में बोला गया है, ठीक है, कि ऐसे पुलिस नहीं निकाल सकते, अभद्रता से व्यवहार नहीं कर सकते, ठीक है, और जो भी चालान काटना है उसका जो हमें आपको जानकारी देनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा लीगल राइट हो गया। फंडामेंटल राइट 6 है हमारे, 7 है फंडामेंटल राइट, वो सब हमें पता होना चाहिए। फिलहाल यही है हमारी रिलेशनशिप में कि हमें हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो हमें कम्युनिटी की आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए रखी जाती है, बहुत ही ज़्यादा संरक्षित करती है। और रीजनलिज्म मैंने बता दिया कि हमारे यहाँ प्रिंसली स्टेट से बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, ठीक है, दिल्ली, ठीक है, पंजाब, ठीक है, ये सब प्रेसिडेंसीज थी, ठीक है। तो ये सब जो है अलग अलग आधारों पे थी, इनका फिर अलग अलग आधारों पे फिर भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जैसे कि राज्य जो है बढ़ते गए और अलग अलग एक स्टेट बन गया। अब फिलहाल आज के समय में जैसे आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में जब आज़ाद हुआ था तब वहाँ के राजा हिंदू थे, लेकिन वहाँ की मेजोरिटी पॉपुलेशन जो थी वो मुस्लिम थी, और इसीलिए वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे कि वहां पर वो नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान में शामिल हो, ठीक है। तो अब राजा वो चाहते थे कि हम एक इंडिपेंडेंट देश बने, ठीक है। तो क्यों, और इसीलिए ये रिलीजनिज्म जो है, रिलीजनिज्म की भावना जो है बढ़ती है। तो मैं बस आपको ये मूल बता रहा हूँ कि इन सब जो आप अगल बगल जो मुद्दे देखते हैं, अगल बगल जो न्यूज सुनते हैं, खबरें सुनते हैं, उसको अपनी पढ़ाई से जोड़ कैसे सकते हैं, ठीक है। अगर आप जोड़ना नहीं सीख पाएंगे तो आप नॉलेज नहीं गेन कर पाएंगे। और मेरी बात, एक बात याद रखिएगा दोस्त, आज मैं बहुत ही कड़वा सच बोल रहा हूँ, आप 12th में भी पास हो जाएंगे, बीए भी पास हो जाएंगे, हमारी गवर्नमेंट जो कर रही है वो बहुत ज्यादा गलत कर रही है। आपको छोटे लेवल पे पास करके, सच बताऊं, कंपटीशन लेवल इतना ज्यादा हार्ड है कि आप उस कंपटीशन को समझने में ही 4 से 5 साल बर्बाद कर देंगे। और इसीलिए जब तक आप इस तरह से जोड़ जोड़ के और अपने ब्रॉड माइंडेड की तरह अगर नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ नैरो माइंडेड डेफिनेशन याद करके लिख के आके पढ़ के चले जाएंगे, तो मतलब आपका जो भविष्य है बहुत ज्यादा खतरे में है, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, वहां पे आपको नहीं सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन आपको पास कर देंगे, यहाँ पे बीए में भी पास कर देंगे, आप जो भी कर रहे हैं उसमें भी पास कर दिया जाएगा। आगे हम मेजोरिटी और माइनॉरिटी के कॉन्सेप्ट वैसे तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि जो मेजोरिटी है और माइनॉरिटी है, सिंपल सी बात यह है रिप्रेजेंटेशन की। आपका जो ये चैप्टर है पूरा मेन इसका फोकस ये है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इसलिए जरूरी हो रहता है जिससे कि वो अपनी सांस्कृतिक कल्चरल जो पहचान है, धार्मिक पहचान है, ठीक है, जातीय पहचान है, वो बनाए रख सके, ठीक है। और यही लिए मेजोरिटी और माइनॉरिटी की बात करी जाती है। जो न्यूमेरिकली वीकर होता है वो पॉलिटिकली भी वीकर होगा, सोशली भी वीकर होगा, इकोनॉमिकली भी शायद वो वीकर हो क्योंकि उसको बराबर अधिकार ना मिले। दैट्स इट। फिलहाल हमारे यहाँ ये भी नहीं आना है, इंक्लूसिव है, जैसे कि इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नेशनलिज्म है, माइनॉरिटी है, ये सब जो है माइनॉरिटी की पॉलिसीज हैं, ये सब नहीं आना, आर्टिकल 30 आना है। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, 1 वर्ड में मैं समझाता हूँ।
ये दोनों जो शब्द हैं ये डेमोक्रेटिक नेशन की एक बहुत बड़ी जननी है, इनको बोला जा सकता है। क्योंकि जब सभी धर्म के लोग, जब सबका लक्ष्य ये होता है, सभी धर्मों के लक्ष्य का ये होता है कि वो नेशन के लिए काम करेंगे, सिर्फ उनके लिए नेशन प्रथम रहेगा। सभी धर्मों का जब ये लक्ष्य होता है तो वो इंक्लूसिव नेशनलिज्म कहलाता है। एक्सक्लूसिव जब सभी धर्म के एक एक लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से धर्म की रक्षा करते हैं, मतलब कंट्री की रक्षा करते हैं। जैसे हम कहते नहीं है कि भगवान एक है, बस वहां तक पहुंचने के रास्ते अलग हैं, वैसे ही सबका इंटेंशन एक रहता है कि देश को बेनिफिट पहुंचाना, बस वहां तक आने के जो सभी के रास्ते होते हैं वो अलग होते हैं। एक्सक्लूसिव में बस इतना अंतर होता है। माइनॉरिटी का फीचर बस यही है, सिंपल सी चीजें, ज्यादा कुछ नहीं है, पॉलिसीज ज्यादा पढ़नी नहीं है। आर्टिकल 30 क्या होता है, ये बहुत जरूरी है। आर्टिकल 30 सभी जितने भी धर्म हैं, जाति धर्मों को उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, मतलब कि शिक्षा की आजादी देता है, धार्मिक शिक्षा की आजादी आर्टिकल 60 हमें देता है। इसमें क्या रहता है, ये हमें क्यों दिया जाता है, ठीक है, ये धर्मों को क्यों दिया जाता है, जिससे कि वो अपनी गुरुकुल पद्धति को बचाए रख सके, ठीक है, अपनी जो मदरसा है, ठीक है, और मिशनरीज हैं, मठ हैं, इनको बचाया जा सके, जिससे कि उनकी आइडेंटिटी खत्म ना हो जाए, ठीक है। अपनी आइडेंटिटी को बचाए रखने के लिए, अपनी दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर करने के लिए, अब हमारे यहाँ जो वेदों का ज्ञान है वो दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर कैसे होगा, एजुकेशनल रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। और इसीलिए आर्टिकल 30 में सभी धर्मों को बराबर अधिकार दिया गया है कि वो उनको आजादी है धार्मिक शिक्षा की। कम्युनलिज्म जब हाँ, ये नेशनलिज्म का अपोजिट होता है, ठीक है। जब लोगों में अपना धर्म या अपना समुदाय ज्यादा दिखने लगता है, राष्ट्र से ज्यादा सर्वोपरि दिखने लगता है, तो वो इसके आधार पर लड़ाई करने लगते हैं, ठीक है, और अपने समुदाय को ज्यादा बेनिफिट देने की बात करते लगते हैं, मांग करने लगते हैं, और इसीलिए कम्युनिज्म का जन्म होता है। अब देखो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज है जो आपको मोटी सी कॉन्सेप्ट है, आपको पकड़ना पड़ेगा। जो हम लड़ाइयां होती हैं, जो दंगे होते हैं, वो क्यों होते हैं? उन्हें लगता है, जब दंगे का दूसरा साइड जो होता है उसे लगता है कि वो जो कर रहा है वो अपनी नजर में सही कर रहा है, ठीक है। हमें जो लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और दोनों लोग जो हैं अपने धर्म को, अपने काम को, अपने लोगों को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, और इसीलिए कम्युनलिज्म का जन्म होता है, और इसीलिए दंगों का जन्म होता है, ठीक है। और ये दंगों का निष्कर्ष क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जिसके द्वारा आप इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हो सकते हैं, सोशली भी स्ट्रांग हो सकते हैं, और पॉलिटिकली तो है ही। दैट्स इट, बट इतना ही है आपकी कॉन्सेप्ट। बहुत ही मिनिमम सी बात है जो मैं बता दूं, बस उसको पढ़ लो। पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म क्या होता है? सेकुलरिज्म जब सभी धर्मों को बराबर इक्वल ट्रीट किया जाता है। 1976 में हमारे संविधान के प्रीएम्बल में जोड़ा गया है पंथ निरपेक्षता को, ठीक है। और इसका इंडियन मीनिंग सिर्फ इतना ही है कि सभी धर्मों को बराबर इक्वल ट्रीट किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव, किसी को ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस, प्रीरीच, प्रोफेशन करने की आजादी है। वेस्टर्न लोग क्या कहते हैं, हाँ, कि चर्च का स्टेट के मैटर्स में इंटरफेयर करना जरूरी नहीं है, और स्टेट जो है चर्च के मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो मतलब कि धर्म को अपनी जगह रखने के लिए कहा गया था, और राजनीति को अपनी जगह रखने के लिए कहा गया था। बस यही वेस्टर्न माइंडसेट है, और इंडियन माइंडसेट सबको इक्वल ट्रीट करने की बात करता है, जो कि आर्टिकल में हमारे यहाँ प्रीएम्बल में जोड़ा गया था 1976 में। ये सब ज्यादा आने नहीं है, बस आपका आर्टिकल 30 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है सिविल सोसाइटी। हाँ, सिविल सोसाइटी कैसे निर्माण होता है? स्टेट्स अंडर सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी का निर्माण तब होता है, सभ्य समाज जिसको बोलते हैं, सभ्य समाज का निर्माण तब होता है जब सब लोग बराबर से रहेंगे, इंटीग्रेट होकर रहेंगे, एकता के साथ रहेंगे, ठीक है, अपनी अपनी पहचान बनाकर रहेंगे, तो उसको बोलते हैं। अब इसके लिए डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा होती है। एक डेमोक्रेसी होती है, ठीक है, दूसरी होती है ऑटोक्रेसी होती है, ठीक है। इसमें यहाँ ऑथोरिटेटिव लिखा है, ऑथोरिटेटिव, ठीक है। डेमोक्रेसी में जब सभी को लोगों को अपनी सरकार चुनने की आजादी होती है तो ये डेमोक्रेसी कहलाता है। लेकिन अथॉरिटेटिव में क्या होता है? जब सरकार निरंकुश शासन करने लगती है, उसके शासन पे कोई अंकुश नहीं लगा सकता है, कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता है, उसको बदल नहीं सकता है, ठीक है। तो ये तो कब्जा हो जाएगा ना, जैसे अंग्रेजों ने हम पर करा, मुगलों ने हम पर करा। तो बस यही होता है अथॉरिटेटिव, ठीक है। और बस ज्यादा और कुछ नहीं है। ऑटोक्रेसी को बोलते हैं, स्वायत्त शासन।
ठीक है। और इसके बाद ये कम्युनल, ये सिविल सोसाइटी का बहुत ज़्यादा पूछा जाना नहीं है। इमरजेंसी आपसे पूछा जा सकता है। इमरजेंसी मैंने पहले भी बता चुका हूँ, अब भी फिर से बता रहा हूँ, फिर से समझ लेना। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था जिसका नाम बदलकर 1976 में फैमिली वेलफेयर स्कीम कर दिया गया था बाद में, ठीक है। और जब इसमें क्या हुआ था, ट्यूबेक्टोमी और वेस्कोटोमी, इसमें क्या था, नसबंदी की जाती थी। नसबंदी करके इसमें बस लक्ष्य ये था कि लोगों को नसबंदी कर दे जिससे कि वो उनकी पॉपुलेशन ना बढ़ पाए, और जो कि इलीगल है। इनमें क्या था कि आप सरकार पे क्लेम नहीं कर सकते थे, ठीक है। बिना ट्रायल के आपको जेल मिल जाएगी, जेल जाना पड़ेगा। और इसीलिए बहुत बड़ा उस वक्त पे कम्युनिज्म, मतलब कि उस वक्त पे हमारी जो राजनीति थी देश की बदलती जा रही थी, ठीक है। उस वक्त जयप्रकाश नारायण जो हमारे बिहार के सबसे इंपॉर्टेंट नेता हैं, जेपी, इनके कोट्स, इनके जो बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने डेमोक्रेसी को लेकर जो विचार कहे हैं, ठीक है, उन्हीं के आधार पर ही ये बहुत चीजें चली गई है। इनको जेल में डाल दिया गया था। वैसे तो ये इंदिरा गांधी से काफी ज्यादा रिलेटेड थे, इंदिरा गांधी के टाइम में लगाई गई थी। ये इंदिरा गांधी से काफी ज्यादा रिलेटेड थे, ठीक है। मतलब उनको अपनी छोटी वो बेटी मानते थे, ठीक है। लेकिन मतलब उस वक्त पे फिर इनके मतभेद इतना शुरू हो जाते हैं, और उनको लगता है कि जो जयप्रकाश नारायण है वो अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाकर सत्ता पे शासन करना चाहते हैं, और या देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन जयप्रकाश नारायण, जेपी, ऐसा नहीं चाहते होते हैं दोस्त, ठीक है। तो फिलहाल सिंपल सी बात यह है कि जयप्रकाश नारायण ने सबसे बड़ा रोल इस वक्त पे इमरजेंसी के टाइम में, इमरजेंसी पीरियड में निभाया था। और इन्होंने बहुत सारे ऐसे खत लिखे थे जिसमें इंदिरा को समझाने की कोशिश करी गई थी। मैडम गांधी इनको बोलते थे। तो इतनी चीजें आपको हो गई। सिविल सोसाइटी वर्क्स, ठीक है। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ये लाया गया था इसलिए कि गवर्नमेंट के जो फंड्स हैं ये करप्शन के लिए मेनली लाया गया था। कि जो होता क्या था कि हम पर जो खर्च कर रही है गवर्नमेंट, हमें उसकी जानकारी नहीं होती थी, और उस जानकारी को देने के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पारित किया गया। इसमें आप जैसे देखते होंगे कि हर साल गवर्नमेंट अपना बजट पास करती है, इस साल भी करेगी फरवरी में। तो उसमें गवर्नमेंट बताती है लोगों को पब्लिकली कि हम इस चीज पर इतना पैसा खर्च करेंगे, और यही है राइट टू इंफॉर्मेशन। और यही चीज इसको छोटे लेवल में बताया गया कि इस बिल्डिंग को बनने में इतना रुपया लगेगा। तो मतलब ये हर नागरिक को जानने का अधिकार है, ठीक है। बस हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर का अभी इतना ज्यादा इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो फिलहाल इस चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने बताने की बहुत अच्छी कोशिश करी है, और आपसे आशा करता हूं कि ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। समझ में आया है तो इस वीडियो के जो PDF नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए। बहुत अच्छे बने हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। और थैंक यू।